हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से। तो देखिए गाइस, यहां पर बात हो रही है दिहिंग पटकाई के बारे में। दिहिंग पटकाई आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहां पर है? तो आपका आंसर होना चाहिए आसाम। एक खासियत आपको यह भी पता होनी चाहिए आसाम की कि अब आसाम 7 नेशनल पार्क के साथ इंडिया का तीसरा सबसे ज्यादा नेशनल पार्क की स्टेट जो है वो बन चुकी है। पहले नंबर पर आती है मध्य प्रदेश जहां पर टोटल 12 नेशनल पार्क हैं। दूसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार आइलैंड आती है जहां पर 9 नेशनल पार्क है। और अब तीसरे नंबर पर आसाम हमें देखने को मिल रही है 7 नेशनल पार्क के साथ। और सातवां जो है वो है दिहिंग पटकाई, याद रखिएगा। यहां पर 47 प्रजातियां हमें देखने को मिलती है रेप्टाइल्स की और मैमल्स की, जिसके अंदर हम लोग को लिपॉर्ड, क्लाउडेड लिपॉर्ड और टाइगर भी देखने को मिलते हैं। नेशनल पार्क असम के अंदर कौन से हैं तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, दिब्रू दिब्रू सैखोवा, रायमोना, राइट। तो ये सब हमें नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। दिहिंग पटकाई, राइट, तो ये नेशनल पार्क है। और काजीरंगा और मानस जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है, राइट। और नामेरी की हम बात करें और ओरांग की बात करें तो ये टाइगर रिजर्व के साथ भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर टाइगर रिजर्व भी है। और एक खास बात मैं आपको रायमोना की बताता हूं। तो रायमोना जो है गाइस, इसके वेस्ट में आप देखेंगे तो आपको बक्सा टाइगर रिजर्व दिखाई देगा जो कि इसको टच करता ही है, वेस्ट बंगाल के। अगर आप इसके नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो भूटान की पिप्सोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको ये रायमोना टच करता है। और आप अगर इसके ईस्ट की तरफ देखेंगे रायमोना के तो आपको यहां पर मानस नेशनल पार्क दिख जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ फैक्ट है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए नेशनल पार्क से रिलेटेड। अब बात हो रही है अड्डू अटॉल के बारे में। अड्डू अटॉल की यहां पर बात हो रही है। तो ये कहां पर लोकेटेड है क्वेश्चन आता है तो मालदीव्स आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन पर इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अलावा, रणनीतिक स्थिति के अलावा, ये अड्डू जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी हम लोग को आर्चीपेलागो की देखने को मिलती है, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है मालदीव्स के, तो उसकी एक सेकंड लार्जेस्ट सिटी ये हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर 30,000 से ज्यादा लोग जो है वो इस अटॉल में रहते हैं। ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों है? तो राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह, इन्होंने हाल ही में कहा है कि मालदीव्स ने अपने दक्षिणी अड्डू ये अटॉल जो है इसमें भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है कि इंडियन कंसुलेट जो है वो यहां पर ओपन किया जाएगा
सदर्न अड्डू एटॉल में। तो ऐसा प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली का कहना है। तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में आया था, बट आपको मेनली इसकी लोकेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि अगर आ जाए कि अड्डू एटॉल कहां पर है तो यू शुड नो कि ये मालदीव्स पर हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखो पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ 2 ही टॉपिक्स थे, स्पेशली लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। अब हम बात करेंगे पेपर 2 के टॉपिक की। और गाइज हमारे काफी सारे कोर्सेज हैं, मेंस आंसर राइटिंग का भी एक कोर्स शुरू किया गया है। कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन मैं आपको लेक्चर के एंड में दूंगा, तो एंड पर बने रहिएगा। जिन स्टूडेंट्स को कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए, हमारे जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की हम लोग यहां पर अब बात करने वाले हैं। तो देखो, लीडिंग ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट, QS इसका फुल फॉर्म है क्वैककुरली साइमंड्स। इन्होंने अपनी 18वां एडिशन जो है वो रिलीज किया है, और ये वन ऑफ द मोस्ट कंसल्टेड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हमें देखने को मिलती है। तो देखो, ये QS जो है गाइज, ये पूरे दुनिया भर में जो हायर एजुकेशन जो होते हैं, लीडिंग हायर एजुकेशन, तो उनको एनालाइज करती है और उनको रैंकिंग ऑफर करती है। और इनकी जो रैंकिंग होती है वो इंटरनेशनली देखी जाती है। अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है वो इसकी रैंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि चेक करते हैं इसकी रैंकिंग को। तो रिकॉग्नाइज्ड है ये इंटरनेशनली, और इकलौती ऐसी इंटरनेशनल रैंकिंग ये हमें देखने को मिलती है जिसे अप्रूवल मिला है इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप का, राइट। तो ये चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। टॉप 3 पूरे दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज कौन सी है? तो टॉप 3 में मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है। इसने लगातार 10 सालों तक लगातार नंबर 1 की रैंक जो है वो हासिल करी है। लगातार 10वें साल तक शीर्ष स्थान जो है वो उसने हासिल किया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये सेकेंड टाइम हमें देखने को मिल रही है, राइट, मतलब सेकंड रैंक पे आ गई है। और 2006 के बाद ये पहली बार जो है वो हमें देखने को मिल रही है कि दूसरा स्थान जो है वो इसे प्राप्त हुआ है। स्टैनफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये दोनों ही थर्ड स्पॉट पर हमें देखने को मिल रही है। तो ये टॉप 3 के अंदर 4 यूनिवर्सिटीज बताई गई हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और IIT दिल्ली, ये 3 यूनिवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है जिन्होंने टॉप 200 की पोजीशन हासिल करी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है गाइस, ये पहली बार QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर आई है 561 से लेकर 570 बैंड के बीच में। और 17 इंडिया की 35 यूनिवर्सिटी हमें देखने को मिल रही हैं जिसका स्कोर जो है वो राइज हुआ है, और मात्र 12 यूनिवर्सिटी का जो स्कोर है उसमें ड्रॉप जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो चैलेंजेस जो है वो क्या क्या है? तो हाउएवर इंडियन यूनिवर्सिटीज कंटिन्यू टू स्ट्रगल इन QS मेजर ऑफ इंस्टीट्यूशनल टीचिंग कैपेसिटी। तो स्ट्रगल तो करती हैं क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट 23 ऑफ इंडियाज 35 यूनिवर्सिटीज हैव सफर्ड डिक्लाइन इन QS फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो इंडिकेटर विद ओनली 6 रिकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट। तो 35 यूनिवर्सिटी में से 23 यूनिवर्सिटी का डिक्लाइन रिकॉर्ड किया गया है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो इंडिकेटर में, और मात्र 6 ही यूनिवर्सिटीज जो है जिन्होंने इंप्रूवमेंट जो है वो यहां पर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं हम जिस राह पे चल रहे हैं उस राह पे कुछ सालों तक तो अच्छी स्पीड पकड़ी थी हमने यूनिवर्सिटी की, मतलब वर्ल्ड लेवल पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो हम लोग को अच्छी देखने को मिल रही थी, बट अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें और करने की आवश्यकता है। ये चीज यहां पर दर्शाई जा रही है। नो इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक्स अमंग टॉप 250। टॉप 250 में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आई है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो की कैटेगरी में। और इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग किस प्रकार से होती है? तो इसके अंदर होते हैं 6 इंडिकेटर जिसको देखा जाता है। एक तो एकेडमिक रेपुटेशन, उस इंस्टीट्यूशन का क्या रेपुटेशन है, एम्प्लॉयर का क्या रेपुटेशन है, सिटिएशन पर फैकल्टी यानी कि फैकल्टी कितनी सर्टिफाइड है, क्या क्या उनको प्राप्त है रिसर्च की फील्ड में, मतलब कितने अवार्ड्स वगैरह प्राप्त हैं, कितनी प्रतिष्ठा है उनके, मतलब उनकी फैकल्टी की, राइट। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो को जो है वो चेक किया जाता है कि फैकल्टी कितने हैं और स्टूडेंट कितने, एक फैकल्टी कितने स्टूडेंट को पढ़ा रही है, मतलब वो वाली बात। इंटरनेशनल फैकल्टी का रेशियो देखा जाता है कि उस इंस्टीट्यूट में कहीं आप वेल नोन इंटरनेशनल फैकल्टी को बुलवा रहे हो कि नहीं बुलवा रहे हो। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो कितने उस यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, 6 इंडिकेटर्स हैं जिसको देखकर रैंकिंग जो है वो जारी करती है QS। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब केरला का स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो केरल सरकार के द्वारा एक स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि रसोई घरों का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइज करना है किचन्स को, राइट। और घरेलू काम जो होते हैं, हाउस होल्ड के जो काम वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसमें जो
गृहिणी जो होती है, होम मेकर्स जो होते हैं, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना है, मतलब कि कुल मिलाकर मॉडर्नाइज करना है किचन को। जैसे कि हम देखते हैं कि बर्तन वगैरह धोने के लिए अगर आप फॉरेन कंट्री चले जाओ, डेवलप कंट्री चले जाओ, यूएसए चले जाओ, कनाडा चले जाओ, वहां पर आप देखेंगे कि मतलब किचन के अंदर ही हम लोग को एक डिश वॉशर देखने को मिलता है, राइट। वहां पर अक्सर सभी घरों में ये डिश वॉशर वगैरह लगा रहता है, राइट, कि आप उसके अंदर जो है वो बर्तन डालें और वो ऑटोमेटिकली बर्तन धुल के बाहर निकल जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि मतलब ह्यूमन को कम एफर्ट जो है वो लगाना पड़ता है, राइट। तो वो सब चीजें, तो उसके लिए थोड़ी आसानी जो है वो हो जाती है बहुत सारे कामकाज में। तो मॉडर्नाइज करना है किचन को कि बहुत सारे कामकाज जो है वो आसान हो जाए। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आनी है कि ज्यादा एफर्ट जो है वो लगाने ना पड़े। जैसे कि घर में मम्मी होती हैं, कई बार आप होते हैं, मैं होता हूं, हम लोग जो है वो घर में थोड़ा बहुत काम करते हैं, राइट। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो एफर्ट्स जो लगता है उस एफर्ट्स को कम वहां पर लगे, जिससे कि और भी अपनी एनर्जी को दूसरी अच्छी प्रोडक्टिव जगह पर जो है वो लगाया जा सके, डाइवर्ट किया जा सके, राइट। तो वो सब चीजों की यहाँ पर बात हो रही है। तो केरला सरकार ने इस प्रकार की एक स्कीम जो है उसकी शुरुआत करी है। टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, अ स्टेट रन चिट फंड एंड लैंडिंग फॉर्म, ये हमें देखने को मिल रही है। तो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा ये केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के थ्रू, जो कि केरला की एक चिट फंड और लैंडिंग फॉर्म हम लोग को देखने को मिलती है। मतलब कि कुल मिलाकर ये किचन को मॉडर्नाइज करने के लिए लोन्स वगैरह जो है वो ऑफर किए जाएंगे वेरियस टेक्नोलॉजीज के लिए इस एंटरप्राइज के थ्रू या इस पर्टिकुलर स्टेट रन चिट फंड और लैंडिंग फॉर्म के थ्रू। तो इस योजना के तहत ये वाली जो फॉर्म हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये सॉफ्ट लोन्स महिलाओं को प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि महिलाएं जो है वो परचेज कर सकें वेरियस गैजेट्स को और इक्विपमेंट्स को, जो कि उनका किचन का काम जो है वो आसान बना सके, राइट। और इंटरेस्ट जो होगा इस लोन पर या इस कॉस्ट का, यानी कि डिवाइस का, वो इंटरेस्ट शेयर किया जाएगा बेनिफिशरीज के द्वारा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए इसमें भी इंटरेस्ट जो भी पड़ेगा तो वो भी जो है वो कम होकर जो है वो मिलेगा। मतलब कि आप कह सकते हो कि एक प्रकार से सब्सिडाइज इंटरेस्ट जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। अब इस प्रकार की स्कीम की क्या आवश्यकता यहां पर बताई जा रही है, तो देखो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एनर्जी जो है वो और दूसरी प्रोडक्टिव फील्ड पर जो है वो लगाई जा सके, तो उसके लिए सरकार भी ये मानती है, इसका ये मानना है सरकार का कि जैसे महिला है, महिला जो है वो अगर उन्हें लेबर फोर्स में कंट्रीब्यूट करना है, राइट, और हम चाह ही रहे हैं कि हमारी कंट्री कि जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए हमने ये सजेशन भी देखे थे सरकार के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा महिला जो है वो लेबर फोर्स में इन्वॉल्व हो, यानी कि पार्टिसिपेट करें वर्किंग फोर्स के अंदर, राइट। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि महिला का किचन का जो जॉब है उसको ईज कर देना, उसको आसान बना देना, क्योंकि अल्टीमेटली महिलाओं को बहुत सारा टास्क करना पड़ता है। जो वर्किंग वुमेन होती हैं, एक तो वो बाहर काम करके भी आती हैं, उसके बाद फिर घर की भी उनको किचन वर्क जो है वो थोड़ा देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो कहा गया कि ये जेंडर बजटिंग हमें एक चीज देखने को मिल रही है, जिसमें सरकार मानती है कि बेटर पार्टिसिपेशन महिलाओं का लेबर में तभी पॉसिबल हो सकता है जब उनके हाउस होल्ड बर्डन को जो है वो रिड्यूस किया जाएगा, जिससे कि वो और बेटर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है, अपनी एनर्जी को वर्कफोर्स पर जो है वो लगा सकती हैं, राइट। और महिलाओं के पार्टिसिपेशन को एनहांस करना है, इंक्रीज करना है, तो इसके लिए ये वाली चीज जो है वो बहुत जरूरी हो जाएगी। अगर उनका किचन का वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है तो वो अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव डायरेक्शन में मतलब बाहर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, राइट। तो ये वाली चीज है, तो इसको लेकर केरला ने ये स्कीम जो है वो बहुत अच्छी लगी मुझे, ये स्कीम लॉन्च करी केरला ने। तो ये वाली चीज है गाइस, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब गाइस बात हो रही है इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। तो देखो बहुत समय से 3 मेंबर की ये जो बॉडी थी इलेक्शन कमीशन की, वो वेकेंट थी, बट अब फॉर्मर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अनूप चंद्र पांडे जी को अपॉइंट कर दिया गया है एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर पद के लिए। और पांडे जी की नियुक्ति के बाद अब वापस से जो 3 मेंबर का जो ये पैनल है इलेक्शन कमीशन का, राइट, तो वो वापस से रिस्टोर हो गया। अभी तक वैकेंसी थी, अब जो है वो रिस्टोर हो गया 3 मेंबर का पैनल। तो आपको बस मेनली यहां पर ध्यान देना है, इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये हमारी कंट्री के यूनियन और स्टेट इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 324 आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर प्रोविजन दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से कंडक्ट करेगी, डायरेक्ट करेगी, कंट्रोल करेगी इलेक्शंस को, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, और किस प्रकार से ये इलेक्टोरल रोल जो है वो प्रिपेयर करेगी। तो इसके बारे में आर्टिकल 324 में जो है वो प्रोविजंस दिए हुए हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950। तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना जो है वो की गई थी, और इसी दिन हम लोग नेशनल वोटर्स डे जो है वो मनाते हैं, मतदाता दिवस जो है वो मनाते हैं हम लोग इसी दिन।
अब देखिए कंपोजिशन की बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, कि इसकी संरचना की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन हम लोग को कंपोजिशन से रिलेटेड देखने को मिलता है। और आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मेंबर्स के बारे में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होगी बॉडी, उसके कितने मेंबर होंगे। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा आपका आंसर, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, राइट। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप 3 मेंबर की बॉडी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, अब आप बोल रहे हो कि ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कुछ नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सिर्फ कि इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच मेंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। तो इसके अंदर लिखा है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होंगे ही होंगे, बट कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट समय समय पर। तो ये फिक्स नहीं है कि कितने मेंबर की बॉडी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होंगे ही होंगे और इनको अपॉइंट किया जाता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना। और कोई और दूसरे अगर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो चेयरमैन के तौर पर जो है वो काम करते हैं। बट देखो आपको एक और बात बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो होती है ना, उनकी पावर बिल्कुल सेम होती है, उनके पावर्स में कोई भी डिफरेंस वगैरह एज सच नहीं होता, राइट। तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, बट वो सिर्फ नाम का खेल है। चीफ प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन सच रीजनल कमिश्नर एज ही में कंसिडर नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ बातचीत करके, डिस्कस करके, कंसल्ट करके एक रीजनल कमिश्नर्स भी जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि रीजनल कमिश्नर्स इलेक्शन कमिश्नर्स की जो है वो मदद करने के लिए, यानी कि इस बॉडी की, इस पैनल की मदद करने के लिए रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट किया जा सकता है। और कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर जो होता है इस ऑफिस का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो वो बताया जाता है कि वो प्रेसिडेंट जो है वो मतलब निर्धारित करते हैं एक रूल के थ्रू। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के बीच में हम लोग को क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन होते हैं इलेक्शन कमीशन के, बट मैंने जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उनकी पावर जो होती हैं वो इक्वल होती हैं दूसरे इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। वो चीफ तो माने जाते हैं, चेयरमैन तो माने जाते हैं, बट उनकी पावर बिल्कुल सेम होती है, पावर में कोई डिफरेंस नहीं होता। और जो भी मैटर्स जो होते हैं वो मेजोरिटी के तौर पर डिसाइड किए जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बोलेंगे वो फाइनल होगा, नहीं, मेजोरिटी के तौर पर ये चीज डिसाइड की जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको इक्वल सैलरी मिलती है, इक्वल अलायंस, और सभी बेनिफिट सभी कुछ इक्वल है। सिर्फ नाम का बस चीफ लगा दिया गया या चेयरमैन लगा दिया गया, बस बाकी पूरी चीज सब कुछ सेम है। इनके टेन्योर की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो कितने सालों तक अपनी पद पर रहते हैं, 6 सालों तक या फिर 65 ईयर्स की एज तक, इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए तो वो उसके तहत डिसाइड किया जाता है। इनके रिमूवल की बात करें गाइस तो ये कभी भी किसी भी समय रिजाइन कर सकते हैं और इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है इनके टेन्योर की एक्सपायरी से पहले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है उनके ऑफिस से सेम मैनर में और सेम ग्राउंड में जिस ग्राउंड पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ जरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के कौन से ग्राउंड्स है और क्या प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर डिटेल में, राइट। डिटेल में बोला है मैंने, तो पॉइंट वाइज जो है वो कम से कम 50-60 वर्ड में एक्सप्लेन करना कि कैसे जो है वो रिमूव किया जाता है। अब इनकी सीमाएं क्या होती है, लिमिटेशन क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी क्वालिफिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करी है, चाहे वो लीगल हो, एजुकेशनल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या जुडिशियल हो, कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स कौन होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं है, तो ये चीज ध्यान में रखना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी प्रकार से डिबार के बारे में यानी कि प्रतिबंध के बारे में नहीं बताया गया है कि एक बार जब इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिटायर होते हैं तो फर्दर उन्हें सरकारी जॉब्स के अपॉइंटमेंट में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या उनको अपॉइंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा दूसरे सरकारी जॉब्स में, मतलब रिटायरमेंट के बाद। तो उसके लिए कोई भी मतलब कुछ भी चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई नहीं गई है, तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब एक ड्राफ्ट रूल सामने आया। ड्राफ्ट हालांकि हमारे लिए काम का नहीं होता, अक्सर मैं आपको बताता हूं, बट इस ड्राफ्ट से हमें पता लगता है कि सरकार किस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग, क्योंकि कोर्ट्स वगैरह भी बंद है अभी, फुल कैपेसिटी से हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है कि कामकाज चल रहा है, तो लाइव स्ट्रीमिंग जो है कोर्ट प्रोसीडिंग की हो उसके लिए कुछ रूल्स जो है वो लाए गए, तो इस पर हम लोग थोड़ी विचार करते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए एक ड्राफ्ट मॉडल जो है, ड्राफ्ट रूल्स वगैरह जो है वो जारी किया है। नगर पालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो रूल्स जो है गाइस, ये पार्ट है नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान के, जो कि
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं जुडिशरी के अंदर। और रूल जो है गाइज ये लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। और ये हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल जो है उनकी जो प्रोसीडिंग होती है, कार्रवाई जो चलती है कोर्ट की, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, क्या नियम को फॉलो किया जाएगा, तो वो इसके अंदर मेंशन्ड है। पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है गाइज उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल स्यूपेस, तो ये चीज आप ध्यान में रखना, सुपेस पोर्टल जो है वो लॉन्च किया था पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि जुडिशियल सिस्टम का इसमें मेन एम ये है कि जजेस को हेल्प करना, असिस्ट करना लीगल रिसर्च में। तो इसके लिए सीजेआई ने सुपेस नाम का एक पोर्टल भी लॉन्च किया था। किसके लिए? जजेस के लिए, कि जुडिशियल सिस्टम का मेन एम ये था कि जजेस की मदद मिले लीगल रिसर्च में, और जजेस को अगर लीगल कुछ चीज फाइंड आउट करनी है तो इस पोर्टल के थ्रू वो फाइंड आउट कर सकें। थोड़े से बैकग्राउंड की चर्चा करते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस था 2008 का, उसमें बताया था कि एपेक्स कोर्ट जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू ओपन कर दिए जाए, राइट। एपेक्स कोर्ट जो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो देखने को मिलता है ना, वो लाइव स्ट्रीमिंग पर जो है वो उसको ओपन कर दिया जाए, राइट। इन्होंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग जो है ये पार्ट है राइट टू एक्सेस जस्टिस का, जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि आर्टिकल 21 के तहत कोर्ट ने बोला है कि राइट टू एक्सेस जस्टिस जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी जो है वो हो सकती है, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग जो है वो भी फंडामेंटल राइट अब हमें देखने को मिल रहा है, राइट। और गुजरात हाई कोर्ट जो है गाइस, ये पहली हाई कोर्ट हमें देखने को मिली थी जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट प्रोसीडिंग जो है वो इसने शुरू करी थी। उसके बाद फिर कर्नाटका हाई कोर्ट में हम लोग को लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिली। तो ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ आपको ध्यान में रखना है, यानी कि फैक्ट्स वगैरह प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब जो ड्राफ्ट सामने आए, तो ड्राफ्ट में चीजें आपको याद नहीं रखनी है, ना मेंस के लिए ना प्री के लिए, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि किस टाइप से चीजें जो है वो, किस टाइप के रूल जो है वो बन रहे हैं, कि आगे चल के क्या चीज हम लोग को देखने को मिल सकती है। टेलीकास्ट ऑफ प्रोसीडिंग, कार्रवाई का प्रसारण, तो सभी प्रोसीडिंग जो हाई कोर्ट के अंदर होंगी वो टेलीकास्ट की जाएंगी, एक्सेप्ट सिवाय कुछ केसेस को छोड़कर, जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट वगैरह जो होते हैं, राइट, जैसे कि वैवाहिक विवाद जो होते हैं, लिंग आधारित हिंसा जो होती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस होते हैं, राइट, और नाबालिग से संबंधित मामले जो हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसमें माइनर्स इन्वॉल्व होते हैं, और मामले जो बेंच की राय में समुदायों के बीच दुश्मनी को भड़काने के परिणाम स्वरूप होने की संभावना से जुड़े मामले हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो बेंच को अगर ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा मामला है जो कि प्रोवोक करेगा एनिमिटी को, दुश्मनी को बढ़ाएगा कम्युनिटीज के बीच में, तो ये सब मामलों को छोड़कर सभी जितने भी मामले हैं, कार्रवाई है, वो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू जो है वो की जा सकती है, टेलीकास्ट की जा सकती है। अब डिसाइडिंग अथॉरिटी की बात करें गाइस, तो कार्रवाई या उसके किसी हिस्से की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति देने या ना देने का अंतिम निर्णय किसका होगा? बेंच का होगा, उस बेंच का जिस बेंच के सामने ये केस आया है। हालांकि बेंच का निर्णय एक खुली और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होगा, राइट। ये बेंच का जो डिसीजन होगा वो उन प्रिंसिपल के आधार पर होगा जो प्रिंसिपल हम लोग को ओपन और ट्रांसपेरेंट जुडिशियल प्रोसेस के देखने को मिलते हैं। और बेंच का फैसला जो है वो न्यायोचित नहीं होगा, मतलब कि जस्टिसेबल नहीं होगा। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा ऑब्जेक्शंस, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्शंस उठाते हैं तो उसके अंदर भी नियम रखे गए हैं, स्पष्ट किए गए हैं कि द रूल अलाउ फॉर ऑब्जेक्शंस टू बी फाइल्ड अगेंस्ट लाइव स्ट्रीमिंग। तो लाइव स्ट्रीमिंग के अगेंस्ट जो है वो ऑब्जेक्शन उठाए जा सकते हैं कुछ स्पेसिफिक केस में, और उस समय जिस समय केस जो है वो फाइल हो रहा है या फिर बाद में भी बीच स्टेज पर भी जो पार्टीज हैं वो कह सकती हैं कि यार हमारे जो मामले हैं, हमारे मुद्दे हैं, उसको लाइव स्ट्रीम ना करो, और फिर फाइनल डिसीजन जो लेगी वो बेंच लेगी, करना है कि नहीं करना उन्हें। अब रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब कार्रवाई का रिकॉर्ड जो है, तो मसौदा नियम 6 महीने के लिए अदालत कार्रवाई को संग्रहित करने की अनुमति देता है। तो ड्राफ्ट रूल अलाउ करता है कि आर्काइव करें, मतलब कि सेव करके रखें, रिकॉर्ड्स बना के रखें लाइव स्ट्रीमिंग का, राइट। उनको लाइव स्ट्रीमिंग का रिकॉर्ड जो है वो रखना है अपने पास 6 महीने के लिए। द यूज ऑफ ऑथोराइज्ड रिकॉर्डिंग इन देयर ओरिजिनल फॉर्म मे बी परमिटेड बाय द कोर्ट। न्यायालय द्वारा अपने मूल रूप में अधिकृत रिकॉर्डिंग के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। अन्य बातों के साथ साथ समाचार प्रसारित करने और प्रशिक्षण, शैक्षणिक तथा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी अनुमति दी जा सकती है। तो इसमें इवन जैसे कि न्यूज़ वगैरह जो है, या फिर ट्रेनिंग पर्पस के लिए इन फ्यूचर, या एजुकेशनल या एकेडमिक पर्पस के लिए भी कोर्ट की रिकॉर्डिंग जो है वो सेव करके रखी जा सकती है, आर्काइव करके रखी जा सकती है। अब इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो जैसे कि डिस्कशन, जब भी जजेस आपस में जब डिस्कस करते हैं, या फिर जजेस कोई भी नोट्स वगैरह जब बनाते हैं सुनवाई के दौरान, या मतलब एडवोकेट और उनके क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, तो ये सब चीज़ें जो है वो ना ही
लाइव टेलीकास्ट की जाएंगी, ना ही सेव करके रखी जाएंगी। रूल्स ने इस पर भी बैन लगा दिया है कि रिकॉर्डिंग और शेयरिंग जो होगी टेलीकास्ट की मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होगी। ये वाली चीज करी गई है क्योंकि इसको लेकर अभी बीच में बहुत इश्यूज उठे थे, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, आपको पता होगा। इवन सोशल मीडिया के अंदर और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में भी जब तक कोर्ट ऑथोराइज नहीं करेगी तब तक ये जो प्रोसीडिंग है ये वहां पर नहीं जाएंगी, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। रिकॉर्डिंग विल नॉट बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए रिकॉर्डिंग का उपयोग नहीं किया जाएगा, ना किसी प्रमोशनल पर्पस के लिए या एडवर्टाइज करने के लिए, किसी भी प्रकार से कोर्ट की प्रोसीडिंग का उपयोग नहीं करना है। अब इसके बेनिफिट्स हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो ये कागजी फाइलिंग को सीमित करके न्याय वितरण प्रणाली को सस्ती, पारदर्शी, तेज और जवाबदेही बना सकती है। एफोर्डेबल, ट्रांसपेरेंट, स्पीडी और अकाउंटेबल बनाएगी। पेपर फाइलिंग को लिमिट कर देगी है। टाइम सेविंग होगी, है समय बचाने वाला हो सकता है, और इसलिए लंबित मामले जो होते हैं, जो काफी सारे जो पेंडिंग केस का जो बैकलॉग हमें देखने को मिलता है वो रिड्यूस हो जाएगा। और काफी सारे हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जैसे कि कई बार कुछ एक्टिविटीज होती है जिसमें कई बार पेपरी कागजाई या पेपर्स वगैरह के कारण कुछ फ्रॉड वगैरह हो जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो इधर उधर कर दिया जाता है। बट लाइव स्ट्रीमिंग में या फिर इस प्रकार के ऑनलाइन चीजों के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि ऐसे फ्रॉड जो होंगे वो काफी कम हो जाएंगे। नहीं होंगे इसका हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें भी हम लोग को कई बार फ्रॉड्स कई बार देखने को मिलते हैं, बट फिर भी कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली पेपर्स की अगर हम बात करें तो। अब इससे जुड़ी चिंताएं क्या है, तो टेक्निकल मैन पावर की कमी हम लोग को देखने को मिलती है कोर्ट के अंदर, राइट। अवेयरनेस भी काफी कम है लिटिगेंट्स के बीच में, एडवोकेट्स के बीच में। और सिस्टम जो ये चेंज होगा उसके एक्सेप्टेंस जो होगा, मतलब कि लोग इतनी जल्दी इस चेंज को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिजिटलाइजेशन के अपने अलग खुद की चैलेंजेस है। जैसे कि मैं ही अगर बात करूं आपसे कि हम भी जब भी कई बार लेक्चर्स वगैरह जब अपलोड करते हैं तो स्लो हो जाता है, कई बार इंटरनेट का इशू होता है, कई बार कुछ बारिश वगैरह तेज हो गई तो इंटरनेट डाउन हो जाता है या चलता ही नहीं है कुछ कुछ घंटों तक, तो ये बड़े इशू हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में डिफिकल्टी जो है वो आ सकती है। साइबर सिक्योरिटी का खतरा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है हमारे नेटवर्क्स। लाइव स्ट्रीमिंग जो कोर्ट की है गाइज, ये मतलब अब्यूज इसका हो सकता है, राइट। इसका गलत जगह पे उपयोग जो है वो हो सकता है, तो ये प्रिवेसी को लेकर भी एक बड़ा इशू हम लोग को सामने नजर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लाइव स्ट्रीमिंग करने में पता लगे कि वो बफरिंग होती जाए तो फिर वो जज ही जो है वो परेशान हो जाए। कई बार सामने वाले ने एक सेंटेंस बोला वो आया ही नहीं, राइट। स्ट्रीमिंग में कई बार ऐसा होता है ना कि लैप्स हो जाती है कुछ कुछ चीजें, तो वो चीज भी हमें देखने को मिलती है। अब ई कोड प्रोजेक्ट के बारे में भी आप जान लो, तो ई कोड प्रोजेक्ट जो है गाइज ये कंसेप्चुलाइज हुआ है किस आधार पर, तो नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी 2005। तो इस कंसेप्ट के आधार पर ई कोड प्रोजेक्ट को लाया गया, और ये ई कोड प्रोजेक्ट जो है वो ई कमेटी के द्वारा सबमिट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक विजन है कि हमारी जो इंडियन जुडिशरी है उसे हम लोग जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो है वो बना दें, ट्रांसफॉर्म कर दें। ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है गाइज ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, जिसको मॉनिटर किया जा रहा है और फंड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए हमारी कंट्री के पूरी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर इस प्रकार की फैसिलिटीज जो है वो होनी चाहिए ई कोर्ट्स की। जैसे कि लोग आज, जैसे मैं भी हूं, मैं भी कई बार अपने केसेस ऑनलाइन जो है वो चेक कर लेता हूं कि कब डेट है और नेक्स्ट डेट कब है, नेक्स्ट हियरिंग कब है, जज ने कोई वो दिया है कि नहीं दिया अपना ऑर्डर। तो वो सब चीजें आज की डेट में इस पर्टिकुलर ई प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो काफी आसान हो गई और काफी ईजी हो गई है। अब इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस ये भी है कि एफिशिएंट और टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड कराना, और ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट लिटिगेंट्स चार्टर के अंदर हमें देखने को मिलता है। डेवलप करना, इंस्टॉल करना, इंप्लीमेंट करना डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को कोर्ट्स के अंदर, ऑटोमेट करना पूरी प्रोसेस को, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कराना, इंफॉर्मेशन आसानी से जो है वो मिल सके। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जैसे कि केस का स्टेटस जो है वो आसानी से पता लग जाए एक इंडिविजुअल को कि उनके केस का स्टेटस क्या चल रहा है, जज ने कोई ऑर्डर दिया कि नहीं दिया, अगली सुनवाई कब है, तो ये सब चीजें, राइट। एनहेंस करना जुडिशियल प्रोडक्टिविटी को, क्वालिटेटिव टर्म में और क्वांटिटेटिव टर्म में दोनों में ही, राइट। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, कॉस्ट इफेक्टिव, प्रेडिक्टेबल, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट बनाना, और एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली की तैनाती की आवश्यकता है जो उपयुक्त पक्षों को मामले की जानकारी तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करे, मतलब कि एक सिक्योर एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कराए केस की इंफॉर्मेशन के बारे में एप्रोप्रिएट पार्टीज को। इसके अलावा सरकार को ई कोर्ट परियोजना का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की पहचान और विकास करने की आवश्यकता है, राइट। तो आज की डेट में सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। जो हम लोग को लैग्स देखने को मिलते हैं या गैप देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर ही बात कर लो, तो इन सबको रिड्यूस करना है, तब जाकर ये प्रोसेस जो है वो सीमलेस हम लोग को देखने को मिलेगी, काफी मतलब अच्छी तरीके से बिना किसी रुकावट के देखने को मिलेगी। सॉल्यूशन दैट विल एड्रेस द चैलेंजेस सच एज
इन ऑर्डिनेट डिलेज इन डिस्पोजल ऑफ केसेस इन कोर्ट, जो कोर्ट के अंदर केसेस जो है डिस्पोज होने में जो देरी हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये सब चीजें जो है वो रिजॉल्व हो सकती हैं, राइट। ऑनलाइन अगर हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करें, ई कोर्ट्स जब हम लोग को देखने को मिले, राइट। और स्पीडी रेजोल्यूशन होगा कमर्शियल डिस्प्यूट का इकोनॉमिक ऑपरेटर्स के द्वारा। जस्टिस सिस्टम जो है उसको यूजर फ्रेंडली बनाना, अफोर्डेबल बनाना सभी के लिए, इंप्रूव करना क्वालिटी को, लीगल एड सर्विसेज की हमारी कंट्री के अंदर, तो ये सब फायदे जो है वो मिल सकेंगे ई कोर्ट से, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। अब बताया जा रहा है नॉन अलाइंड मूवमेंट के हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो अभी कुछ समय पहले कंडक्ट हुई थी। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था एक मीटिंग में, जो मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज के, तो इनके साथ जो है एक मीटिंग कंडक्ट हुई। अब इंडिया का स्टैंड इस मीटिंग में क्या हम लोग को देखने को मिला था, तो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव की यहां पर बात हुई थी। डिस्पाइट इट्स ओन नीड, मतलब कि अपनी जरूरतों के बावजूद कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने 59 नाम देशों सहित 123 भागीदार देशों को दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करी। तो हमें खुद को वैक्सीन की आवश्यकता है, बावजूद उसके हमने हेल्पिंग हैंड जो है वो आगे बढ़ाया काफी सारी कंट्रीज को, काफी सारे पार्टनर कंट्रीज को, जिसके अंदर हम लोग को 59 नाम कंट्रीज भी देखने को मिलती हैं। अब देखिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर क्या प्रयास देखने को मिल रहे हैं। तो पहली बात तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, कि ये इंश्योर करना कि सभी लोगों को एक्सेस जो है वो मिल सके नीडेड हेल्थ सर्विसेज का, जिसके अंदर प्रिवेंशन, प्रमोशन, ट्रीटमेंट, पैलिएशन, रिहैबिलिटेशन सब कुछ शामिल हो, राइट। और सफिशिएंट क्वालिटी में और इफेक्टिव तरीके से, और ये भी इंश्योर करते हुए कि ये सब सर्विसेज जो है वो फाइनेंशियल हार्डशिप या फाइनेंशियल बर्डन ना बने लोगों के लिए, तो हेल्थ सर्विस मिले बट वो भी अफोर्डेबल रेट पे। तो इन सब चीजों को देखते हुए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो अचीव करने पर काम किया जा रहा है। इसमें हमारी कंट्री के अंदर आयुष्मान भारत हमें देखने को मिलता है, जिसका मेन एम ये है कि फ्री हेल्थ अश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड कराना 500 मिलियन से भी ज्यादा अंडर प्रिविलेज लोगों को, और पूरे दुनिया भर का लार्जेस्ट हेल्थ अश्योरेंस स्कीम ये हमें देखने को मिलती है आयुष्मान भारत। तो ये वाला पॉइंट आपका होना चाहिए मेंस के अंदर, एग्जांपल आयुष्मान भारत का, कि पूरे दुनिया भर की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है ये आयुष्मान भारत स्कीम जो हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर दो अप्रोचेस को ध्यान में रखा जाता है। एक तो देखो हेल्थ और वेलनेस सेंटर क्रिएट करना, और घर के नजदीक ही क्रिएट करना, जिससे कि लोगों को दूर दराज जाने की आवश्यकता ना पड़े हेल्थ केयर सर्विसेज को हासिल करने के लिए। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो प्रोटेक्ट करती है गरीबों को, वल्नरेबल पॉपुलेशन को, राइट, वल्नरेबल फैमिलीज को, और मतलब कि जिससे कि उनको जो है वो पैसे खर्च करने ना पड़े, यानी कि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जो है वो ना पड़े। तो इसके तहत जो है वो गरीबों की मदद हो जाती है। और फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज इज इंक्रीजिंग एट रैपिड पेस विद अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन विलेज बेस्ड माइक्रो प्लान्स दैट एम्ड एट एनहेंसिंग कवरेज टू 90% इन अ ईयर। तो जो ग्राम क्षेत्र जो है गाइस उसको ध्यान में रखते हुए और उनकी मदद से भी गांव-गांव के इलाकों पे हम लोग जो है वो इम्यूनाइजेशन कवरेज को बढ़ा रहे हैं, और काफी तेजी से ये बढ़ता जा रहा है। कि टीकाकरण की अगर हम बात करें कि हर जगह पर जो है वो ये सुनिश्चित करना कि सभी एरियाज पर जो है वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो, वैक्सीन लगे लोगों को। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग को ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के एफर्ट जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। अब देखो कुछ बातें करेंगे हम लोग नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में, नाम के बारे में, क्योंकि नाम के ही हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ जो है वो अभी मीटिंग हमें देखने को मिली थी रिसेंटली। तो नाम के बारे में आपको पता रखना बहुत जरूरी है, और नाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो ये बनी थी कोल्ड वॉर के समय पर, नाम 1945 से लेकर 1991 के बीच में, एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के तौर पर। ऐसी स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन था, ऐसी कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन था जो कि ना ही यूएसए मतलब कि कैपिटलिज्म, और ना ही यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन, ना ही सोशलिज्म। तो देखो पूरी दुनिया जो थी वो दो पार्ट्स में बढ़ गई थी। कुछ लोग थे, कुछ कंट्रीज थी यूएसए का सपोर्ट कर रही थी, कुछ यूएसएसआर का सपोर्ट कर रही थी। फिर तीसरा एक पिलर सामने आया, नाम। तो ये जो नाम जो था गाइस, इसने ना बोला कि ना हम यूएसए के साथ जाएंगे ना हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे, हम किसी का ना सपोर्ट करेंगे ना किसी के अगेंस्ट रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। तो ये इस प्रकार का एक ग्रुप जो है वो या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट हो गया था कोल्ड वॉर के समय पर, जब पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ रही थी। यूएसए के सपोर्टर्स थे, रशिया के सपोर्टर थे, यूएसएसआर सोवियत यूनियन के। तो उस बीच नाम जो है वो उभर कर आ गई, बनकर आ गई। अब देखो नाम के गठन की बात करें गाइस, तो ये 1961 में इसका गठन होता है। पहली समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलग्रेड में, राइट। और ये कब हुई थी? बांडगुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में जो हुई थी, उसके 6 सालों बाद
ये जो मूवमेंट ऑफ नॉन अलाइंग कंट्रीज जो थी उसका गठन हुआ था, राइट। और ये किसकी लीडरशिप के तहत हुआ था? तो हमें देखने को मिलता है कि यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो और इजिप्ट के जमाल अब्देल नासिर और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, घाना की तरफ से क्वामे नक्रुम्माह और इंडोनेशिया की तरफ से सुकर्णो, इनके नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में जो है वो आयोजित किया गया था। ये हम लोग को पहली समिट कॉन्फ्रेंस बेलग्रेड पर जो देखने को मिली थी, इन्हीं की लीडरशिप पर आयोजित की गई थी और 1961 में 1961 में इसका गठन हुआ था। अब पर्पस क्या था इस नाम को बनाने का? तो देखो उस समय जो चीज चल रही थी वो इंपीरियलिज्म का स्ट्रगल चल रहा था, कोलोनियलिज्म का स्ट्रगल चल रहा था, आप सभी लोग जानते हैं, नियो कोलोनियलिज्म का स्ट्रगल चल रहा था, रेसिज्म का चल रहा था और सभी प्रकार के फॉरेन सब्जुगेशन का स्ट्रगल चल रहा था। मतलब कि कोई फॉरेन कंट्रीज के अंडर जो है वो वेरियस कंट्रीज जो है वो जा रही थी, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये एक स्ट्रगल चल रहा था। तो इन स्ट्रगल से बचाना था, इन स्ट्रगल में इंश्योर करना था कि नेशनल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए नॉन अलाइंग कंट्रीज को। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से ये ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है और इस पूरी चीजों के बारे में हवाना डिक्लेरेशन जो 1979 का है उसके अंदर लिखा हुआ है, राइट, कि इसका क्या पर्पस था नाम का। इसके मेंबर्स और ऑब्जर्वर की बात करें गाइस तो इसके अंदर 120 मेंबर हम लोग को 2018 पर देखने को मिले थे, जिसके अंदर 53 कंट्रीज अफ्रीका की हैं, 39 एशिया की, 26 हम लोग को लैटिन अमेरिका की और कैरिबियन की और 2 यूरोप की हमें देखने को मिलती हैं। और टोटल 17 कंट्रीज और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑब्जर्वर के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं नाम के। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें गाइस तो कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट इसका है और इसके जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सभी की सहमति से जो है वो लिए जाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने जो है वो बोला या एक पावरफुल कंट्री ने जो बोला वो डिसीजन माना जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी की सहमति से इसके डिसीजन लिए जाते हैं। इसकी अंतिम बैठक की बात करें तो वर्ष 2020 में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और वर्तमान में ये 2022 तक अध्यक्ष हैं। तो इनकी इनिशिएटिव पर उनकी अध्यक्षता में नाम की बैठक बुलाई गई थी। तो इन्होंने नाम की बैठक जो है वो बुलाई थी, राइट, 2020 में। तो याद रखना नाम के चेयरमैन जो है वो 2022 तक कौन है, तो आपको याद रखना है ये प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं अजरबैजान के, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए, राइट, पता होना चाहिए। नाम के बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। इंडो थाई कॉर्पोरेट की बात हो रही है। 31वां एडिशन इंडिया और थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का इंडो थाई कॉर्पोरेट का देखने को मिला। जो इंडियन नेवी है और रॉयल थाई नेवी जो है उनके बीच में ये अभी 31वां एडिशन कंडक्ट हुआ। तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडो थाई कॉर्पोरेट जो है वो क्या है? तो नेवल एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिलती है इंडिया के बीच में और थाईलैंड के बीच में, तो याद रखिएगा। अब इसके अलावा बात करेंगे अग्रेस्टेमा कॉर्नटेना के बारे में, अग्रोस्टेमा कॉर्नटेमा के बारे में। तो ये क्या है गाइस? तो ये एक नई प्लांट की प्रजाति हमें देखने को मिलती है जो कि कॉफी की फैमिली से बिलोंग करती है। केरला के वागामॉन हिल्स पे रिसेंटली स्पॉट की गई। क्वेश्चन यहां से बनेगा वागामॉन हिल्स जो है वो कहां पर है, वागामॉन की पहाड़ी कहां पर है? तो केरल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और महामारी के मारे गए लाखों लोग की स्मृति में इसको ये नाम दिया गया है, राइट, एर्गोस्टेमा कॉर्नटेना, राइट। तो ये बेसिकली जो लाखों लोग जो मारे गए हैं पेंडेमिक के कारण, तो उसके तहत इस पर्टिकुलर पौधे का जो है वो नाम रखा गया है। तो कॉफी की फैमिली का ये पौधा है, याद रखना। तो देखो गाइस, बताया जा रहा है कि अल सल्वाडोर एक कंट्री हमें देखने को मिलती है। आप कैरिबियन सी को ध्यान से देखें, वहीं पर ही आप नीचे देखेंगे आपको साउथ अमेरिका, ऊपर नॉर्थ अमेरिका और बीच में सेंट्रल अमेरिका आपको दिखाई देगी। यहीं पर ही है एक कंट्री जिसका नाम है एल सल्वाडोर। तो इस कंट्री ने लीगलाइज कर दिया है बिटकॉइन को, कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है ये एल सल्वाडोर, राइट। एक छोटा सा कोस्टल कंट्री है, कोस्टल स्टेट है सेंट्रल अमेरिका का। तो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया ये। तो इस पर्टिकुलर मतलब निर्णय के पीछे का क्या तर्क हम लोग को देखने को मिल रहा है? तो ये जो कंट्री है गाइस, ये ज्यादातर डिपेंडेंट किसके ऊपर हमें देखने को मिलती है? तो इस देश के निवासी जो दूसरी कंट्रीज के अंदर जाकर सेटल होकर कमाते हैं और वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, यानी कि इस कंट्री पर जो पैसा भेजते हैं उसके ऊपर मेनली ये कंट्री जो होती है वो डिपेंडेंट रहती है, राइट, यानी कि अब्रॉड पैसों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। और इस कंट्री का 20% इसकी जीडीपी का वो रेमिटेंसेस के थ्रू जो है वो आता है।
हाउएवर मच ऑफ दिस इज लॉस्ट टू इंटरमीडिएटरीज। अब बहुत सारा पैसा जो है वो बिचौलियों के द्वारा जो है वो उसका कट जाता है, कमीशन कट जाता है। कई बार हम देखते हैं ना कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो पैसा जाता है तो मतलब इंटरनेशनली हमें देखने को मिलता है कि जो कमीशन जो है वो कट जाता है। और जब बिटकॉइन के माध्यम से 1 मिलियन से अधिक निम्न आय वाले परिवारों को प्राप्त होने वाली राशि में हर साल अरबों डॉलर के बराबर वृद्धि होगी, तो बिटकॉइन में जब ये पैसा आएगा तो काफी सारी मतलब 10 लाख से भी ज्यादा जो फैमिलीज हैं लो इनकम की, तो उनको जो है वो बिटकॉइन के मतलब उसमें मतलब कि काफी अरबों डॉलर हर साल जो है वो बिटकॉइन में अगर ये रिसीव करेंगे तो उनको फायदा होगा, वृद्धि होगी। इसके अलावा अल सल्वाडोर में 70% आबादी के पास बैंक खाता नहीं है और ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती हैं, राइट। तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर इनफॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर रिलाई करती है। ऐसे में बिटकॉइन देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद करेगा। तो बिटकॉइन हेल्प करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में, राइट। तो ये इसके लिए ये अल सल्वाडोर ने ये डिसीजन लिया है। और आपको बता देगा इसकी वर्ष 2001 में अल सल्वाडोर की दक्षिणपंथी सरकार ने, राइट विंग गवर्नमेंट ने अमेरिका डॉलर को देश की आधिकारिक मुद्रा बना दिया था, यूएस डॉलर को उसकी ऑफिशियल करेंसी बना दिया था। और बताया जाता है कि उस समय से अल सल्वाडोर की अपनी मौद्रिक नीति नहीं है, मतलब कि इनकी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। अल सल्वाडोर वर्तमान में इक्वाडोर और पनामा सहित लैटिन अमेरिका के उन 3 देशों में से एक है जहां डॉलर अर्थव्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो और भी कंट्रीज है जैसे कि पनामा, इक्वाडोर, तो यहां पर डॉलर का उपयोग किया जाता है। वैसे ही अल सल्वाडोर के अंदर भी डॉलर्स का ही, यूएस डॉलर का ही उपयोग किया जाता है। तो देखो इस कदम की क्या आलोचनाएं हो रही है। तो बिटकॉइन के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले पढ़ाया भी हुआ है कि बिटकॉइन को कोई रेगुलेट नहीं करता। कौन इसका रेगुलेटर है किसी को नहीं पता। तो जब इसका रेगुलेटर किसी को नहीं पता, इसके सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी के एब्सेंस में जब बिटकॉइन को जब लीगलाइज किया जाएगा तो फ्रॉड्स के केसेस और ज्यादा बढ़ने की जो है वो संभावनाएं बढ़ जाएंगी, राइट। मतलब धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और उच्च ऊर्जा लागत और अत्यधिक अस्थिरता की संभावना होगी, राइट। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की संभावना होगी क्योंकि बिटकॉइन कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें बड़ी दिक्कत आ जाएगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जैसे कि डॉलर से हम लोग रुपीस को कंपेयर करते हैं, रुपी घट रही है बढ़ रही है, तो एटलीस्ट हम डॉलर को देखकर जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं इंटरनेशनली। तो इसमें अगर एकदम से बिटकॉइन जो है वो लो हो जाएगा तो वहां के लोगों का दिवालिया निकल जाएगा। अगर ज्यादातर लोग अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे तो जैसे मान के चलो किसी के पास 1 करोड़ रुपए सेव है बिटकॉइन में और अचानक से इतना गिर गया वो कि वो 1 करोड़ की कीमत 20 रुपए भी नहीं है, तो सामने वाला इंसान तो आत्महत्या कर लेगा, राइट। तो क्योंकि पता नहीं है कि कब गिरेगा कब कब चढ़ेगा ये, राइट। तो वो वाली चीज भी नहीं पता। और वैसे तो इसका ये डिमांड के ऊपर आधारित होता है, जितने लोग परचेज करेंगे वैसे वैसे जो है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी, तो उसके ऊपर आधारित होता है ये। बट एकदम से अगर बाई चांस मान लो कि सभी कंट्री ने अगर इलीगल कर दिया, जैसे कि आपको पता होगा कि चाइना ने कुछ समय पहले ही घोषणा करी थी कि बिटकॉइन को वो जो है या फिर क्रिप्टो करेंसी को जो है वो उसने इलीगल बना दिया है, बैन कर दिया है अपनी कंट्री के अंदर, राइट। तो ये इसने अभी कुछ समय पहले घोषणा करी थी। तो वहां पर अब लोग जो है वो जिनके पास बिटकॉइन था फटाफट उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, तो बिटकॉइन के प्राइस जो है वो गिरे, राइट। बात समझना। वैसे ही अगर काफी सारी कंट्री ने इसको अगर इलीगल घोषित कर दिया और यूज नहीं करने दिया, राइट, टोटल बैन लगा दिया और इवन पिनलाइज करने लगी लोगों को जो लोग पकड़ा गए बिटकॉइन के साथ, तो इसके रेट गिर जाएंगे और अल सल्वाडोर का दिवालिया निकल जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज है, इसको लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इस देयर अ मूव टू अडॉप्ट वर्चुअल करेंसी ग्लोबली, तो क्या वैश्विक स्तर पर वर्चुअल मुद्राओं को अपनाने हेतु कोई पहल की जा रही है। तो देखिए गाइस, दुनिया के काफी सारे पार्ट जो है गाइस वहां पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हमें देखने को मिल रही है और इन हिस्सों में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। क्यूबा, वेनेजुएला, मैक्सिको जैसी कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर प्रेफर किया जा रहा है वर्चुअल टोकन्स को, आभासी टोकन को पसंद किया जा रहा है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है और अनरेगुलेटेड हम लोग को नजर आ रहा है। तो काफी सारी जगहों पर इस प्रकार की एक्टिविटीज चल रही हैं। तो क्या इस प्रकार का लीगलाइजेशन इंडिया के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। तो अल सल्वाडोर जो है गाइस, इसके पास कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है इसकी खुद की, मतलब कि वहां पर कोई भी लोकल करेंसी हम लोग को नहीं देखने को मिलती है प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए। इट रन्स ऑन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व, तो यूएस फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ये आधारित होती है। देयरफॉर कोई भी चेंजेस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी जो होगी मतलब उसमें, तो वो अल सल्वाडोर को अफेक्ट करेंगे। मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो अल सल्वाडोर को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए वो इस प्रकार का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है, तो वो उसके लिए अच्छा है कोई ऑल्टरनेटिव वो ढूंढे। बट ये केस इंडिया के साथ नहीं जो है वो रहेगा, ठीक रहेगा, क्योंकि इंडिया की खुद की करेंसी है, खुद का सेंट्रल बैंक है और इंडिया के अंदर मतलब बिटकॉइन
और रुपी अगर साइड बाय साइड अगर को एग्जिस्ट करेंगे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज जो है वो बढ़ सकती है। तो इंडिया के की अगर हम बात करें तो उस मामले में मतलब ये ठीक नहीं है कि हम लोग भी बिटकॉइन को लीगलाइज कर दें, क्योंकि हमारी खुद की हम खुद जो है हमारे खुद का रेगुलेटर है, सेंट्रल बैंक है हमारा, रेगुलेट करता है, हमारी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी, खुद की करेंसी है, तो क्यों फिर बिटकॉइन के ऊपर हम लोग निर्भर करें या डिपेंडेंट रहे। और इंडिया के अंदर सरकार जो है गाइस ये क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लेकर आई है, जो कि प्रोहिबिट कर रहा है, बैन कर रहा है सभी प्रकार की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आ रहा है जिसमें इंडिया जो है उसकी खुद की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च करेगी। और ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट के बजट सेशन में इसी साल, और कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो इस पर डिस्कशन भी जो है वो करने वाली है, क्योंकि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद डिस्कशन होगा, फिर बहुत सारे आर्टिकल्स आपको इस बिल से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, तब और डिटेल में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करेंगे इस तो एल सेल्वाडोर केस से हम लोग को ये चीज सामने नजर आती है कि कैसे एक कोई कंट्री जो है वो इनोवेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस इमर्जिंग सेक्टर में यानी कि क्रिप्टो करेंसी के सेक्टर में किस हद तक जो है वो जा सकती है, राइट। और इस समय पर हम लोग जो है इंडिया की हम बात करें तो हम लोग को भी जैसे कि वर्चुअल करेंसी के बारे में सोचना चाहिए, जिस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, और इंडियन डेवलपर्स को जो है वो अट्रैक्ट करना चाहिए इस इनोवेशन वाले उसमें एरिया में, राइट, कि वो क्रिप्टो करेंसी पर भी जो है वो काम करें हमारे इंडियन डेवलपर्स, और हमें एक स्पेस देनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी को भी, बट हालांकि उस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। बट हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, चीजें जो होनी चाहिए वो बिटकॉइन की तरह तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई भी रेगुलेटर नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक करेंसी का रेगुलेटर होना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके बैंक से अगर पैसे कटते हैं तो आप किसके पास जा सकते हो, बैंक के पास जा सकते हो कंप्लेन करना है, बट बिटकॉइन आपका रातों रात अगर गायब हो जाए तो फिर आप किसके पास जाओगे कंप्लेन करने, कोई है ही नहीं, राइट। तो रेगुलेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए केंद्र सरकार ने प्राइस जो है वो बढ़ा दिए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पैडी पल्सेस ऑयल सीड पर। केंद्र सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कॉमन पैडी पर, साधारण धन, दलहन और तिलहन पल्सेस और ऑयल सीड और कोर्स सीरियल मोटे अनाजों के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो सरकार ने बढ़ा दिया है, इसकी बढ़ोतरी करी है, इसकी घोषणा करी है। ये डिसीजन लिया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा लिया गया है। एमएसपी क्या है तो इसके बारे में आपको आइडिया है कि ये एक ऐसा रेट है जिस रेट पर सरकार जो है वो क्रॉप्स को परचेज करती है किसानों से, राइट। सरकार जो है वो किसानों से फसल खरीदती है जिस दर पर, जिस रेट पर, वो रेट जो है ये एमएसपी कहलाता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन अ कैलकुलेशन ऑफ एटलीस्ट 1.5 times द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय फार्मर। तो किसान को जो पैसा, जो लागत किसान की लगती है उस पर्टिकुलर मतलब उसके लिए, क्रॉप के लिए, फसल के लिए जितना पैसा किसान लगाते हैं उसका 1.5 टाइम्स ज्यादा जो होता है वो बढ़ाकर एमएसपी में रखा जाता है। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, 1.5 टाइम्स, एटलीस्ट कम से कम 1.5 टाइम ज्यादा होना चाहिए उस लागत से जो लागत किसान लगाता है, तो वो एमएसपी के अंदर हमें देखने को मिलती है। और यूनियन बजट जो 2018-19 का था, जिस समय अनाउंस किया गया था ये वाली चीज की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 टाइम जो होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि जब भी एमएसपी रखना है तो एमएसपी रखते समय ये चीज ध्यान में रखनी है कि वो किसान जो लागत लगाता है उस लागत का 1.5 गुना ज्यादा तो एटलीस्ट आपको रखना ही रखना है एमएसपी में, उससे कम नहीं रख सकते। एमएसपी जो होती है गाइस साल में 2 बार फिक्स की जाती है, याद रखना। और ये रिकमेंड कौन करती है एमएसपी को, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस एमएसपी को रिकमेंड करती है, याद रखिएगा, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये अपनी एक सेपरेट रिपोर्ट जो है वो प्राइस के रिकमेंडेशन के आधार पर खारिफ और राबी सीजन की अलग अलग रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करती है, सबमिट करती है। विच प्रोडक्शन कॉस्ट आर टेकन इन फिक्सिंग एमएसपी, तो क्या क्या प्रोडक्शन कॉस्ट को सामने रखा जाता है, तो सीएसीपी ने, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस ने कंसिडर किए हैं 2, A2 प्लस FL और C2, राइट। तो ये कॉस्ट जो है उसको इन्होंने कंसिडर किया है एमएसपी रिकमेंड करने के पर्पस के लिए। अब सवाल ये होता है A2 के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो जितना भी पेड आउट एक्सपेंस होता है, चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो, जो किसान को जो है वो के ऊपर पड़ता है, जैसे कि सीड खरीदने में जो पैसा लगता है, फर्टिलाइजर खरीदने में, केमिकल्स खरीदने में पैसा लगता है, लेबर्स वगैरह को हायर करने में जो पैसा लगता है, फ्यूल के लिए जो पैसा लगता है, इरिगेशन में जो पैसा लगता है, और भी काफी सारी चीजें वो A2 के अंदर आ जाती हैं। अब A2 प्लस FL क्या है, तो ये एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट है प्लस इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। तो अनपेड फैमिली लेबर भी इसमें, जैसे कि घर में किसान जो है
अब भाई किसान अगर किसी व्यक्ति को हायर करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को हायर करेगा तो उसे पेमेंट करेगा, बट किसान अपने बच्चे को बोलता है कि चल यार राजा यार खेत में मेरी मदद करा, तो उसके बच्चे की भी तो कॉस्ट होगी ना, तो उसका जो फैमिली लेबर जो लग रहा है तो उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। और C2 कॉस्ट के अंदर क्या चीज होती है कि रेंटल और इंटरेस्ट फोरगोन ऑन ओन्ड लैंड, राइट, एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट रिस्पेक्टिवली। अब देखो जैसे उसके पास ट्रैक्टर है, जो भी उसके पास मशीनरी है, उसका क्या लागत पड़ेगी, उसका क्या रेंटल निकलेगा, तो वो भी इसमें जो है वो ऐड किया जाता है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, F2 प्लस FL और C2 इन कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए ये निर्धारित किया जाता है MSP। अब लिमिटेशन MSP के अंदर क्या हम लोग को देखने को मिलती है, तो मेजर प्रॉब्लम जो MSP के साथ है वो है लैक ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी फॉर प्रोक्योरमेंट फॉर ऑल क्रॉप्स एक्सेप्ट व्हीट एंड राइस। तो देखो व्हीट और राइस को छोड़कर, गेहूं और चावल को छोड़कर अन्य सभी फसलों की खरीद के लिए सरकारी मशीनरी की कमी हम लोग को देखने को मिलती है। तो गेहूं और चावल तो सरकार खरीद लेती है, बट बाकी दूसरे क्रॉप्स के लिए प्रॉब्लम्स जो है वो जाती हैं, और यही एक वजह है जिसके कारण कई बार किसान जो है वो फेस करते हैं कि MSP के नीचे जो है वो किसानों को मार्केट में फिर अपनी फसल जो है वो बेचनी पड़ती है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक्टिवली प्रोक्योर करती है ये मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत इन क्रॉप्स को, राइट। तो इसमें मेनली वीट और राइस ही हम लोग को देखने को मिलता है, दूसरी क्रॉप्स में बड़ी दिक्कतें जाती हैं। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योर करती है लास्ट माइल ग्रेन, मतलब कि राज्य सरकारों द्वारा अंतिम रूप से अनाज की खरीद की जाती है, और जिन राज्यों में अनाज की खरीद पूरी तरह से सरकार द्वारा की जाती है वहां के किसानों को अधिक लाभ होता है, जबकि कम खरीद करने वाले राज्यों के किसान अक्सर नुकसान में रहते हैं। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि सरकार जब दूसरे कुछ क्रॉप जो है वो MSP पर नहीं खरीद पाती, तब हमें देखने को मिलता है कि किसान को मतलब बिलो MSP प्राइस जो है वो बेचना पड़ता है, नुकसान में जो है वो अपने क्रॉप्स को, अपनी फसलों को जो है वो बेचना पड़ता है। और MSP बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है गाइज, ये मिडिल मैन के ऊपर, कमीशन एजेंट्स के ऊपर और AM एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के ऑफिशियल्स के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है, जहां पर स्मॉल फार्मर्स को एक्सेस जो है वो मिलने में डिफिकल्टीज जो है वो आती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। और इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है आज का फिनिश होता है, पूरे टॉपिक्स फिनिश होते हैं। आपको कुछ कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। तो पॉलिटी का कोर्स है, और मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे जितने भी कोर्सेज है गाइस, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए हैं, और कोर्सेज के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, एटलीस्ट 1000, मतलब 1000 आपको एक अच्छे मतलब डिसेंट क्वेश्चंस जो है वो दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और सभी कोर्सेज सिविल सर्विसेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाई जाती है, और ये इंश्योर करते हुए कि यहां पर जब आप तैयारी करते हैं तो उससे बाहर की कुछ और चीजें जो है वो नहीं आएंगी। पूरी चीज जो हम कवर कराते हैं वही सिलेबस के अकॉर्डिंग कराते हैं, और वही आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, राइट। क्योंकि हर एक चीज जो है वो हम लोग कवर कराते हैं, कुछ चीज जो है वो यहाँ पर छोड़ी नहीं जाती। पॉलिटी का कोर्स और एनवायरमेंट का कोर्स मैंने प्रिपेयर किया है। पूरी इंफॉर्मेशन आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं, इसमें दी हुई है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन की कोर्सेज में क्या क्या मिलेगा। इकोनॉमिक्स का कोर्स है आपके लिए, CSET का कोर्स आपके लिए है, हिस्ट्री का है, पूरी संपूर्ण हिस्ट्री जो है वो आपके लिए है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये कोर्स है, और बाकायदा डेमो भी दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्स आपको जो है वो ऐसी आग बंद करके बेचा जा रहा है, आपको डेमो दिए जाते हैं। आप पहले डेमो को देखें, सेटिस्फाइड हो, और उसके बाद फिर कोर्स को जो है वो लें। और UPSC 2021 की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो आप ये करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते हैं। मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में डेली लेक्चर्स की आपको PDF दी जाती है, मतलब कि आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ आपको जो है वो पढ़ाई पर ध्यान देना है और रिवीजन पर ध्यान देना है। तो आपको डेली लेक्चर की PDF मिल जाती है, हैंडआउट नोट्स मिल जाते हैं, कंपाइलेशन दिया जाता है रिवीजन करने के लिए, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज की फीस में। एक ऑफर भी है जिसको आप ले सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स के मंथली प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और इसके अलावा आपके लिए एक अभी हम लोगों ने शुरू किया है, मैं आपको बता देता हूँ, एक हम लोगों ने चालू करा है आप लोगों के लिए मेंस आंसर राइटिंग का बैच। इस बैच में आपको डेली जो है वो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 70 से ज्यादा क्वेश्चंस कवर होंगे इस बैच के अंदर। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उसका आंसर लिखेंगे, हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपका आंसर चेक करेंगी, और फिर आपको गलतियां बताएंगी कि क्या क्या आपने गलती करी और कैसे जो है वो आप इंप्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, राइट। जैसे कि आपका मेंस का आंसर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अंदर 6 ऐसे भी इंक्लूड किए गए हैं। पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाता है, GS पेपर 1 2 3 4 सभी इसमें कवर किए जाते हैं। UPSC लेवल का यहाँ पर असेसमेंट दिया जाता है। 3 महीने का कोर्स है, आप इस कोर्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जैसे ही 20 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही ये कोर्स जो है वो बंद कर दिया जाएगा, मतलब कि लिमिटेड एंट्रीज है इस कोर्स की, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो फिर अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए
कोर्सेज से रिलेटेड, तो 9713282838 ये मेरा नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट